वेलकम टू ओनली आईएएस और आइए स्वागत है इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ की ज्योग्राफी को समझेंगे और समझेंगे इस जगह की क्या रेलेवेंस है। पहले देखते हैं वर्ल्ड मैप। और अगर आज का सेशन आप अटेंड करते हैं तो आपको पता लगेगा कि कहां पर एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, इंडोनेशिया के उस आइलैंड का नाम क्या है, आपको पता लगेगा लेगोस ट्रीटी क्या होती है और वेस्ट अफ्रीका के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझेंगे। उससे पहले एक हम क्वेश्चन देखते हैं जिसका आप आंसर कर पाते हैं या नहीं। मेरा सवाल है आपसे, विद रेफरेंस टू प्लेसेस रिसेंटली सीन इन न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: विट्सन रीफ, मारापी वॉल्केनो और डेनास्क सिटी। लोकेशन अंडमान आइलैंड्स, इंडोनेशिया, अजरबैजान। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री एंड नन। अब देखिए, रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डोनेस्क सिटी कहाँ, अजरबैजान के पास है क्या? डोनेस्क का रीजन डोनबास के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर यह जगह न्यूज़ में रही थी? कुछ आइडिया है आपको डोनबास के बारे में? मैं आपको ले जाना चाहूँगा ईस्टर्न यूरोप या वेस्टर्न यूरोप के आसपास के इलाके में जहाँ ये जगह न्यूज़ में थी, यानी यूक्रेन में। ये टॉपिक हमने पहले कई बार कवर किया है, पिछले हफ्ते के प्लेसेस न्यूज़ में भी, तो ये लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। विट्सन रीफ असल में कहाँ है? तो जो यहाँ मैं अभी आपको आंसर नहीं दूंगा लेकिन बता देता हूँ क्योंकि ये हमने इस वीडियो में डिस्कस सेपरेटली नहीं किया। स्पार्टली आइलैंड के पास जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पर अभी थॉमस जो आइलैंड था फिलीपींस के पास, वहाँ विवाद हुआ था चाइना और अमेरिका की शिप के गुजरने के बाद। उसी के आसपास कुछ और आइलैंड है स्प्राटली के, जो हम अपने मैप्स में डिस्कस किए भी हैं। उसमें विट्सन रीफ का भी जिक्र आता है। तो ये असल में अंडमान आइलैंड्स के पास नहीं, स्पार्टली आइलैंड्स के पास है, यानी ये साउथ चाइना सी में है। और मरापी वॉल्केनो बिल्कुल इंडोनेशिया में भी है। कहाँ है, क्या है, वो आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो है क्रा के बारे में। न्यू दिल्ली न्यू क्रा, यानी थाईलैंड में एक जगह है, उसका नाम है इस्थमस ऑफ क्रा। इस्थमस ऑफ क्रा कहाँ लोकेटेड है? इस्थमस ऑफ क्रा तो थाईलैंड में। इस्थमस मतलब क्या होता है? देखिए, दो अगर समुद्री बॉडीज है, वाटर बॉडीज, मान लो ये एक सी है, यहाँ भी एक सी है और बीच में एक जमीन का टुकड़ा इससे पास हो रहा है, लैंड ब्रिज, इसे हम कहते हैं इस्थमस। ठीक है, इस्थमस मतलब होता है जमीन का टुकड़ा जो दो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है। अगर आप देखें थाईलैंड का मैप ना, तो आपको दिखेगा यहाँ पर अंडमान सी है, इधर आपको साउथ चाइना सी है, यहाँ बीच में आपको थाईलैंड में जमीन की पतली सी वो दिख रही है ना, लैंड स्ट्रिप, इसको कहते हैं इस्थमस। और ये जो जगह है इसे कहते हैं इस्थमस ऑफ क्रा। ये है थाईलैंड में। मान लो आपको थाईलैंड से शिप लेके इंडिया जाना है, या किसी भी कंट्री को अगर आपको ये इंडियन ओशन में एंटर करते हुए यहाँ से साउथ चाइना सी जाना है, जापान जाना है, चाइना जाना है, जो आपको रूट लेना पड़ेगा वो ये होगा। आप यहाँ से आओगे, यहाँ इंडोनेशिया के नीचे से मलेशिया सिंगापुर होते हुए यहाँ से गुजरोगे, तब फिर या तो चाइना जाओगे या जापान जाओगे, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो। इवन अगर थाईलैंड को भी कोई शिप भेजना है, अपना व्यापार करना है थाईलैंड, तो वहाँ से बैंकॉक से अपना शिप यहीं से लेके आना पड़ेगा और यहीं से गुजरना पड़ेगा। और इस जगह को कहते हैं हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का, क्योंकि पतली सी जो स्ट्रिप होती है जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है, सी वाली, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो यह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसे कहते हैं एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है ये, जहाँ से लगभग 60 से 80% ट्रेड जो इस रीजन का यहीं से पास होता है। तो चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, उन सभी जगहों से ट्रेड करने के लिए आपको यही रूट लेना पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि चाइना का ऐसा मानना है कि अगर वहाँ उनका 40 से 50% ट्रेड यहीं से गुजरता है, उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मान लो पर्शियन गल्फ से, सऊदी अरब से, या फिर कहीं से भी ऑयल जा रहा है, या अफ्रीका से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो, तो उनको इसी रूट से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक रूट बचता है चाइना जाने के लिए, वरना आपको अफ्रीका के नीचे से घूम के जाना पड़ता है। तो ये रूट स्ट्रेट ऑफ मलक्का इसलिए बहुत रेलेवेंट है। और आसपास अंडमान आइलैंड्स हैं, तो यहाँ इंडिया के पास एक स्ट्रेटेजिक पावर है इस रीजन में। इंडिया की नेवी यहाँ खड़ी रहती है, तो उन्हें हमेशा डर रहता है कल को इंडिया इसको ब्लॉक ना कर दे, इसलिए वो अलग अलग रूट ढूंढते रहते हैं। और इसी से सिर्फ चाइना ही नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हो थाईलैंड को भी घूम के आना पड़ता है। थाईलैंड हमेशा से कोशिश कर रहा था कि एक अल्टरनेट बनाए। अल्टरनेट क्या? कि यहाँ जो है ना इस्थमस, इस क्रा को काट के यहाँ पर एक कनाल बनाई जाए, क्रा कनाल। क्रा कनाल जोड़ के हम सीधा यहाँ से सीधा सीधा हम कनेक्टिविटी जोड़ लेंगे साउथ चाइना सी से अंडमान सी के बीच में। हमें फिर गल्फ ऑफ थाईलैंड से आप सीधा अंडमान सी जा पाओगे, आपको कहीं भी ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये बहुत पुराना सपना था थाईलैंड के राजाओं का कि यहाँ पर एक नहर बनाएंगे, जैसे गल्फ, जैसे स्वेज कनाल हो गई या पनामा कनाल हो गई, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो इतना महंगा था और इतना अनसस्टेनेबल था यहाँ पर कनाल बनाना कि लॉजिक नहीं लगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम कनाल नहीं बना सकते तो यहाँ हम एक लैंड ब्रिज बना देंगे। लैंड ब्रिज का मतलब ये होगा, यहाँ पर एक पोर्ट होगा, यहाँ पर एक पोर्ट होगा। कोई भी शिप अगर इधर से आ रहा है तो यहाँ से गुजरने के बजाय, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाने के बजाय, सीधा वो शिप्स लेके आप इनके लैंड ब्रिज पे आओगे, यहाँ पर आपका शिप उतरेगा इस पोर्ट पे, फिर वहाँ वो सीधा कनेक्टिविटी बनाएंगे इस पोर्ट से लेके यहाँ दूसरे पोर्ट तक।
फिर आप शिप लेके एक्सपोर्ट पे जाओगे बाय रोड, वहाँ दूसरे शिप्स खड़े होंगे कंटेनर्स वाले, वो आप शिप लेके सीधे सीधे लेके चले जाओगे। तो आपको इतना चक्कर नीचे से घूम के नहीं काट के आना पड़ा। इतना इतना कम जगह है, यहाँ स्ट्रिप्स बहुत पतली है, तो वहाँ से ट्रैफिक जाम भी लगता है, मूवमेंट स्लो हो जाती है, एनर्जी का वेस्टेज होता है, तो आपको वो चक्कर काटना ही नहीं पड़ेगा, सीधा आप थाईलैंड से निकल पाओगे। तो ये लैंड ब्रिज की बात हो रही है, लेकिन ये क्रा ऑफ इस्थमस की जगह एक लैंड ब्रिज बनता है, तो जिस कंट्री को सर्वाधिक फायदा वो है चाइना, क्योंकि चाइना चाहती है कि उसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बजाय और ऑप्शन दिए जाए, और उसके लिए इस्थमस, क्राफ इस्थमस एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक रेलेवेंट जगह होती है। और ये कहाँ बनने वाला है? थाईलैंड में। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये पता लग गया। इस्थमस मतलब क्या होता है? जो लैंड को जोड़ते हैं। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो चाइना की है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि मलक्का डायलेमा को सॉल्व करना। उसे कहते हैं मलक्का डायलेमा। इट इज चाइनाज मलक्का डायलेमा, क्योंकि उनको वो रूट को सरपास करने के लिए एक और रूट बनाना है, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे इकलौते स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर, वरना वो फंस जाएंगे। अब जो लैंड ब्रिज का बात है, यहाँ पर ऑलमोस्ट कहा जाता है कि इनको लगभग $100 बिलियन के आसपास खर्च आएगा इसमें ऑपरेशनल करने में, इस लैंड ब्रिज को, दोनों साइड पोर्ट बनाना, बीच में एक लैंड ब्रिज बनाना, जिसकी बात चाइना के फंडिंग के द्वारा पूरा करने की बात की गई है। लेकिन अभी BRI में बहुत इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं दुनिया भर में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, जहाँ बहुत सारा पैसा वो फूंक रहे हैं, तो कहा जा रहा है शायद यहाँ भी वो पुश करें। और जो BRI प्रोजेक्ट हुआ था तीसरा, वहाँ पर इसे थाईलैंड के PM ने पिच भी किया था। तो देखते हैं आगे जगह क्या होता है। लेकिन हमें ये पता लगा इस्थमस ऑफ क्रा कहाँ है, ये कनाल कहाँ पर है। इंडिया यहाँ क्या चाहेगा? इंडिया चाहेगा कि इंडिया को भी यहाँ पर सावधान रहना चाहिए कि अगर ये ट्रांजिट बना पाता है, दुनिया का ट्रेड बदल जाएगा। और अगर कनाल का आइडिया अभी उन्होंने छोड़ रखा है, कनाल पहले बनाने की बात थी, अब वहाँ पर कनाल की जगह एक लैंड ब्रिज बनाने की बात हो रही है। अगर ऐसा कोई ब्रिज बनता है तो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस और स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ दोनों पैदा होंगी, कि आप अपने नॉर्थ ईस्ट को बेटर कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ से एक रूट निकल आएगा, आपका अंडमान कनेक्ट बेहतर तरीके से हो पाएगा, लेकिन आपके पास चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे इस रीजन में। तो कहाँ पर है क्राफ इस्थमस? वहाँ क्या होने वाला है? एक लैंड ब्रिज बनने वाला है। पहले वहाँ कनाल की बात थी, किन किन चीज़ को जोड़ता है? गल्फ ऑफ थाईलैंड को अंडमान सी से जोड़ता है। कौन कौन सी कंट्री पास में है? तो थाईलैंड के बाद यहाँ आपका मलेशिया है, नीचे सिंगापुर है, जहाँ से आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का गुजरता है। साउथ चाइना सी कहाँ पर है, ये आपको समझ आ गया। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास का जो ट्रांजिट रूट है, जो एक बिजी रूट है, इसको सरकमवेंट करने के लिए एक लैंड ब्रिज की बात हो रही है, जो कि कहाँ होगी? क्रा इस्थमस के ऊपर। तो इस्थमस मतलब क्या होता है पता लग गया आपको। क्रा इस जगह का नाम है, इस्थमस एक लैंड ब्रिज को कहते हैं, जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। ये पूरा का पूरा 44 किलोमीटर का ही लैंड का स्ट्रिप है। इसको काट के कनाल बनाने की बात हो रही थी, जो पूरी नहीं हो पाई। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब COP28 कहाँ हो रहा है? सबसे पहले जगह का नाम बताओ मुझे आप। तो दुबई में हो रहा है, यानी UAE में हो रहा है। अब मेरे आपसे सवाल है, हमने पिछले हफ्ते भी इसको शायद डिस्कस किया था, UAE के पहले COP27 कहाँ हुआ था? COP27 कहाँ हुआ था? COP26 कहाँ हुआ था? मुझे बताइए आप। और एक COP वो हुआ था कहाँ पर? बताइए। एक COP हुआ था ग्लासगो में। मुझे बताइए ग्लासगो वाला कहाँ पर हुआ था COP? इससे पहले मैं आपको रिपीट करा दूं, इजिप्ट में एक हुआ था, शर्म अल शेख में, COP की समिट। अब मुझे बताइए पहले COP होती क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। किन पार्टीज की कॉन्फ्रेंस है ये? COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नॉर्मली किसी भी अगर एग्रीमेंट को आप साइन करते हो, मान लो आप एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो और सभी लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि मेरा फ्लैट मेरा फ्लैट मेरा फ्लैट, तो हर फ्लैट ऑनर जो है एक आपस में एक पार्टी हो गया उस डील की। तो जब भी उस सोसाइटी वाले कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आज हम देखेंगे नई पेंटिंग कौन सी करनी है, सभी पार्टीज को बुलाया जाएगा जो उस एग्रीमेंट का हिस्सा है, तो वहां पे हर फ्लैट ऑनर को बुलाया जाएगा। उसी तरह UNFCCC की क्लाइमेट चेंज पे, या फिर जो हमारी क्योटो प्रोटोकॉल की ट्रीटी हुई थी, जो भी UNFCCC में एग्रीमेंट हुआ था, उसकी जो पार्टीज हैं वो सब COP को अटेंड करती है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। किनका कॉन्फ्रेंस है? जो पार्टीज क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही है उनका एक कॉन्फ्रेंस है। कहाँ हुआ है इस बार? ये दुबई में। दुबई कहाँ है? UAE में। UAE के पास क्या विवाद है? UAE से इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा था, जो अभी इजराइल से युद्ध के बाद रुक गया है। ठीक है। अब इससे पहले कहाँ हुई थी COP की मीटिंग्स? पता लग गई आपको? शर्म अल शेख कहाँ है? इजिप्ट में। तो इस तरह आपको जहां भी चीजें हुई थी न्यूज में याद रखना बहुत जरूरी है। प्लेसेस इन न्यूज की मैं बात कर रहा हूं। फिर बात क्या है न्यूज में क्यों है कि दुनिया के 118 देशों ने बोला है कि वो ट्रिपल करेंगे अपनी ग्रीन एनर्जी को, लेकिन 2 देशों ने इसमें एग्रीमेंट में हिस्सा नहीं लिया। 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने नहीं कहा कि वो अपनी ग्रीन एनर्जी को ट्रिपल कर देंगे, क्योंकि कई लोगों ने कमिटमेंट की है कि वो अपनी ग्रीन एनर्जी को ट्रिपल कर देंगे। ऑलरेडी इंडिया ने इतना ज़्यादा कमिटमेंट कर रखा है कि इंडिया स्थिति में नहीं कि ट्रिपल करने का अनाउंसमेंट कर दे। और इंडिया के अलावा चाइना एक दूसरी कंट्री थी जिसने ऐसा नहीं कहा कि वो इसको ट्रिपल करेंगे। और चाइना में अभी दुनिया की सर्वाधिक
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। इंडिया से भी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कहीं है तो वो चाइना में है। और इंडिया और चाइना दोनों ने नहीं कहा कि वो अपनी एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करेंगे, क्योंकि उन्हें ये डर है कि ऑलरेडी हमने इतना कर रखा है इन्वेस्टमेंट, अब कहाँ से करोगे भाई। और इसका मेंशन जो था असल में G20 के टाइम में ही हो गया था कि ऐसा कुछ करेंगे। तो ये जो है ये असल में कमिटमेंट है, ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। ये क्या है? तो ये कमिटमेंट है कि हम दुनिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करेंगे, 3 गुना बढ़ा देंगे और 11,000 गीगावाट तक ले जाएंगे, जिससे दुनिया की जो ग्लोबल एनर्जी की एफिशिएंसी है इंप्रूव हो जाएगी 4% से 2030 तक के लिए। लेकिन इंडिया और चाइना इसका हिस्सा नहीं है, ने अभी तक प्लेज नहीं ली है। कहाँ हो रहा है, किसने प्लेज नहीं ली? याद रखिए 118 देशों ने की है, तो आपको लगा इंडिया ने भी बोला ही होगा, लेकिन इंडिया ने नहीं बोला है, याद रखिए इस चीज़ को। ठीक, अगला आर्टिकल 2023 यूएन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन एक्रा, घाना। अब पीस कीपिंग मिशन कहाँ पर हुआ? एक्रा में। एक्रा जगह कहाँ लोकेटेड है? तो घाना में। अब घाना मुझे बताइए किस रीजन में पड़ता है? घाना ईस्ट अफ्रीका में है, सेंट्रल अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में, कहाँ पर है? नॉर्दर्न अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका में है? किस वो एक रीजनल ग्रुप का पार्ट है? कोई आइडिया है आपको? तो घाना असल में किस रीजन में, पहले ये देखते हैं। घाना आपको ये रहा, कहाँ है घाना बताइए, इस मैप में कहाँ दिख रहा है? घाना दिख रहा है आपको कहीं पर? घाना असल में कंट्री है जो बिल्कुल ही एक क्वाड्रिलेटरल टाइप कंट्री, ये रही आपकी घाना। घाना के आसपास 2 कंट्रीज हैं, एक टोगो और दूसरा कोटा डिवेरा, और साथ में लाइबेरिया है। ये कहाँ पर है? गल्फ ऑफ गिनी के पास। गल्फ ऑफ गिनी यहाँ पर है। गल्फ ऑफ गिनी के सामने जो कंट्री है वह इक्वेटोरियल गिनी, इसके नीचे आपको गैबॉन है, गैबॉन के नीचे कॉन्गो है, कॉन्गो के नीचे डीआरसी है, डीआरसी के नीचे अंगोला है, ऊपर आप जाओ तो नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, लिबेरिया, ये एरियाज आपके वेस्टर्न अफ्रीका के रीजन में आप कह सकते हो कि आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो आसपास एक लैंडलॉक कंट्री है, वो है चैड, नाइगर, बुर्किनो फासो, माली, ये आपकी लैंडलॉक कंट्रीज है। तो ये भी याद रखिए कि आसपास कौन सी कंट्रीज लैंडलॉक्ड है, ताकि आपसे अगर पूछा जाए तो आपको आंसर पता हो। इसका कैटेगराइजेशन कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपकी वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज रीजन वाली, इनको हम कहते हैं सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, जो यूएन की डेफिनेशन है उसके हिसाब से। ये सदर्न अफ्रीका हो गया। ये एग्जैक्टली कैटेगराइजेशन याद करनी जरूरी नहीं है, याद रखिए घाना के आसपास कौन सी कंट्रीज है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछे तो आप तैयार रहें। किस जो उनके आसपास सी है, कौन सा इलाका है? तो गल्फ ऑफ गिनी के पास वो इलाका पड़ता है। ये रहा आपका घाना। घाना और जो मोस्टली वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये सब एक ब्लॉक बनाती हैं। इस ब्लॉक का नाम क्या आपको पता है कुछ? इस ब्लॉक का नाम है इकोवॉस। इकोवॉस में कई सारी कंट्रीज हैं, और नाइगर जो यहाँ पर कंट्री है इसमें क्या हुआ था कि एक डिक्टेटरशिप आ गई थी। इसे हटाने के लिए यहाँ जो इकोवॉस कंट्रीज थे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करेंगे, नहीं तो आपको जो आप कू हो जा रहा है, जो हिंसा हो रही है इसके खिलाफ मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इसके विरोध में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो और कोशिश इन्होंने की, पर नाइगर में फिर भी वही सिस्टम रहा। तो अभी जो स्थिति है, अगर मैं आपसे पूछूं इकोवॉस कहाँ पर है, इकोवॉस क्या है? तो इकोवॉस एक रीजनल ग्रुप है, कहाँ पर? वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज का। इन्होंने किसको अभी सस्पेंड किया? नाइगर को। इकोवॉस में कितने मेंबर हैं? इकोवॉस में 15 मेंबर्स हैं, और नाइगर को लेकर न्यूज़ में रिसेंटली रहा था 2 महीने पहले इलाका, तो ये रहा नाइगर। और आप मुझे बताइए घाना इनमें से कहाँ पर है? कहाँ पर है घाना? सिंपल है बताना वैसे तो। अभी इकोवॉस के 15 मेंबर हैं, जिनमें से कईयों को जो है वो अभी तक वहाँ से सस्पेंड कर दिया जा चुका है, जिसमें माली, बुर्किनो फासो, गिनी को अभी सस्पेंड नहीं किया जा चुका। असल में ये ऐसा रीजन है इकोवॉस का कहना है कि हम एक फ्री मूवमेंट वाला इलाका है। जैसे यूरोपियन यूनियन में आप फ्री घूम सकते हो, वैसे इकोवॉस का रीजन फ्री मूवमेंट का इलाका है, जो बेस करता है अपने आप को डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच के ऊपर। तो उनका कहना है जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर इस रीजन में होगा उसको हम डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच के आधार पे सॉल्व करेंगे। तो इकोवॉस कंट्रीज कहाँ लोकेटेड है? वेस्टर्न अफ्रीका में। कितने मेंबर हैं? 15। अभी हालांकि इनमें से 4 मेंबर, 3 मेंबर सस्पेंडेड हैं, माली, बर्किनो फासो और गिनी। नाइजर को लेकर विवाद है। यहाँ पर लैंडलॉक कंट्री कौन कौन है याद रखिएगा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी कंट्रीज गल्फ ऑफ जो गिनी है इसके साथ बाउंड्री लगती है? साउथ टू ईस्ट या फिर नॉर्थ टू साउथ, इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, क्या रेलेवेंस। अब घाना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन के उभर रही है इस रीजन में, जहाँ इंडिया भी व्यापार इनके साथ बढ़ा रहा है। तो घाना में न्यूज़ क्या थी? घाना में कौन सा शहर है? एक्रा। एक्रा में क्या हुआ था? यूएन पीस कीपिंग की मीटिंग हुई थी। कहाँ पर? एक्रा में। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में अगर एक्रा पूछा जाए तो एक्रा कहाँ लोकेटेड है? घाना में। घाना कहाँ है? वेस्टर्न अफ्रीका में। वेस्टर्न अफ्रीका के ट्रेड ग्रुप का क्या नाम है? इकोवॉस।
इकोवॉस कैसे फॉर्म हुआ था? लेगोस ट्रीटी साइन हुई थी, इसके अंतर्गत इकोवॉस फॉर्म हुआ था। कौन सी ट्रीटी? लेगोस ट्रीटी के अंतर्गत इकोवॉस फॉर्म हुआ था, और ये एक रीजनल ग्रुप की तरह काम करता है। लेकिन इसमें विवाद बहुत ज़्यादा है, हालांकि डेमोक्रेसी फ्री स्पीच की बात ये करते हैं, लेकिन आपसी विवाद के चक्कर में वो सफल नहीं हो पाते। ये आपने डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं। अब एक संध्यक की बात हो रही है। संध्यक इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया। संध्यक असल में बना कहाँ है? तो कोलकाता में। ठीक है, संध्यक है क्या? संध्यक एक सर्वे वेसल है जिसका काम होता है सीज में जाना और सर्वे करना कहाँ पर क्या लोकेटेड है। और ये जो शिप है ये सौंपा गया, कोलकाता में बना है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स के द्वारा। इतनी सी न्यूज़ थी। तो संध्यक क्या है? तो असल में एक सर्वे वेसल है। ठीक, ये रहा आपका संध्यक सर्वे वेसल जो इंडियन नेवी को सौंपा गया रिसेंटली 4 तारीख को ही। कहाँ बना था ये? तो कोलकाता में। इंडियन शिप है संध्यक, इंडियन सर्वे वेसल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है माउंट मेरापी की। माउंट मेरापी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी असल में एक वॉल्केनो जो इरप्ट हुआ है, जिसमें वहाँ पे कुछ लोग हाइक कर रहे थे, में 11 लोगों की जानें चली गई। तो ये तबाही कहाँ मची है? वेस्टर्न इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में कहाँ लोकेटेड है? तो ये सुमात्रा आइलैंड पे लोकेटेड है। संडे को इसमें विस्फोट हुआ, और इसकी वल्कनिक्स जो ऑब्वियसली वल्कनो जब इरप्ट करेगा तो क्या होगा? वल्कनो इरप्शन के बाद वहाँ के आसपास के गाँव तक इसका लावा फैल गया, और जो वहाँ पे कई लोग माउंटेन क्लाइंब करने आते थे, हाइकर्स, उनकी मौत हो गई। तो ये बहुत दुखद खबर है। पर हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि वो माउंट मेरापी कहाँ लोकेटेड है। तो माउंट मेरापी इज़ इन वेस्टर्न इंडोनेशिया। ठीक, अक्सर आपसे वॉल्केनोज के बारे में पूछा जाता है, और आपसे ये भी पूछा जाता है क्या जो वो रीजन है उनमें से कौन से रीजन में आपकी जो एक रिंग ऑफ फायर है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है जोग्राफिकली। क्या आपको याद है वो चीज़ कि रिंग ऑफ फायर जो इस रीजन में वो कहाँ से है? जैसे हमने पहले आइसलैंड में देखा था, वहाँ पर लगभग छोटे मोटे 40-50 अर्थक्वेक्स तो यही हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? कौन रिज पर है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मरापी आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है ये याद कर लीजिए। इंडोनेशिया में क्यों इतने वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं आपको ये पता होना चाहिए जोग्राफिकली। और कहाँ पर वो एग्जैक्टली लोकेटेड है? सुमात्रा आइलैंड में है मरापी। माउंट मरापी जो है वहाँ पर ये हुआ है विस्फोट। तो माउंट मरापी में आपका ये एक विस्फोट हुआ है। कहाँ पर? सुमात्रा के आइलैंड में। माउंट मोरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। इट्स नॉट एन आइलैंड, अगेन आई एम सेइंग इट्स अ माउंटेन है, इसको क्लाइंब करने लोग आते हैं, और यहाँ पे तबाही हुई है। तो ये आप समझ गए कहाँ पर है? माउंट मेरापी। अब ये देखिए माउंट मेरापी की लोकेशन का है यहाँ सुमात्रा आइलैंड पे, लगभग 2911 मीटर ऊंचा एक माउंटेन है जहाँ पर तबाही मची। ये रहा आपका क्या है? ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अभी हमने डिस्कस किया था। ऊपर से मलेशिया है, नीचे यहाँ पर सिंगापुर है। ये रहा आपका इंडोनेशिया। इधर ईस्ट तिमोर है, और यहाँ पर 10 कंट्रीज जो है वो बनाती हैं कौन सा रीजनल ट्रेड ग्रुप? आसियान। आसियान की 10 कंट्रीज कौन कौन सी मुझे बताइए, आपको याद होनी चाहिए, बार बार न्यूज़ में रहती है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं। चाइना का एक BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके अंदर चाइना दुनिया में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है, स्पेसिफिकली ट्रेड को लेकर। चाइना की लगातार कोशिश है कि ट्रेड में वो इतना दबदबा दुनिया में बना ले और इतने सारे कनेक्टिविटी रूट्स डेवलप कर ले कि सारे देश निर्भर हो जाए चाइना के ऊपर। इसके लिए चाइना ने कई सारे सस्ते लोन दिए, और जब लोन कंट्रीज चुका नहीं पाई तो उन इलाकों पे अपने या तो कब्जे कर लिए या फिर वहाँ पर हमने बेस बना लिए। और इसी को हम कहते हैं क्या? चेकबुक डिप्लोमेसी या फिर डेट ट्रैप। चाइना का डेट ट्रैप, यानी आप चाइना से उधार लोगे कि भाई मैं एक नया घर बनाना चाहता हूँ। चाइना कहेगा कितने बिल्डिंग मंजिल के बना रहे हो? 2 मंजिला इमारत बनाऊंगा। कितनी नहीं, ये पैसा लो और 15 मंजिला इमारत बनाओ, बाकी को रेंट पे लगा देना, हम आपको 15 करोड़ रुपए उधार दे रहे हैं। या आपको आपने मानो 20-25 लाख में घर बनाना था, वो 50 करोड़ रुपए लो, 10 मंजिली इमारत बनाओ, रेंट पे लगाना, मॉल खोलना, खूब चलेगा, पैसे मिलेंगे, बाद में हमें इंटरेस्ट पे कर देना। एक फ्लोर तुम्हारा, बाकी भी तुम्हारा ही, एक में तुम्हारा घर हो गया। आप सोचोगे बहुत अच्छी बात है, आपने पैसे लगे फ्लोर खड़े कर दिए। ये सोचा नहीं कि जहाँ बिल्डिंग खड़े कर रहे हो वहाँ मार्केट है भी कि नहीं, वहाँ लोग उतना रेंट अफोर्ड कर भी सकते हैं, यानी वहाँ पर कोई रेंट पे रहने आता है कि नहीं। आपने बिल्डिंग बना ली, पैसे मिल गए, सस्ते लोन में खड़े कर लिए, लेकिन वो फिजिबल नहीं है, वायबल नहीं है। तो ना वहाँ कभी किराएदार आएंगे किराए लेने के लिए, ना वहाँ मॉल खुलेगी क्योंकि वहाँ खरीदार नहीं है। और जो आपके पास एक घर था, आपको रहने के लिए थोड़ा ठीक ठाक तो मिला, लेकिन अब आप उसका रेंट ही नहीं पे कर पा रहे हो, उसको इंटरेस्ट ही पे नहीं कर पा रहे हो। तो चाइना कुछ टाइम बाद आएगा, कहेगा भाई एग्रीमेंट के तहत हमें इंटरेस्ट चाहिए, जो आपने दिया नहीं तो आपकी पूरी बिल्डिंग अब हमारी हुई। तो नहीं ऐसा मत करिए, तो अन्याय हो जाएगा, आप पुलिस के पास पहुंच जाओगे, हमको फंसा दिया। इसलिए चाइना कहेगा नहीं नहीं नहीं, हम आपसे नहीं ले रहे, हम अपने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको हमने ये बिल्डिंग रेंट पे दी है, वो आकर यहाँ पर दुकानें खोलेंगे, क्योंकि आप तो रेंट कमा नहीं पा रहे, तो हम रेंट रिकवर इस तरह से करेंगे। असल में जो किराएदार आएंगे वो
कोई बिजनेसमैन नहीं है, उसी के रिश्तेदार हैं जिन्होंने आके इस पूरी बिल्डिंग में अपना घर बसा लिया है। और इस तरह वो बिल्डिंग भी उनकी हो गई, वो ज़मीन भी ऑलमोस्ट उनकी हो गई, आप अपने ही बिल्डिंग में आप किराए पे रह रहे हो एक तरह से अपने घर में। तो ये कहानी है, कुछ इसी तरह चाइना देशों के साथ करता है, छोटे देशों के साथ, उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट बेचकर। तो ये है बीआरआई की स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं डेट ट्रैप, डेट के ट्रैप में फंसा लेना। और इसे चेकबुक डिप्लोमेसी भी कहते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा, चेक फाड़ के दे दो कि भाई ये लो 1 करोड़ रुपए, ये काम कर दो। इन्होंने इसको एक्सपेंड किया था कि वो यूरोप पे भी अपना पैर और जमा रहे थे, कि उनको और ज़्यादा अपना गुड्स एक्सपोर्ट करने थे, अपने मार्केट को स्टेबलाइज करना था। और यूरोप की एक जो सबसे पुरानी और पावरफुल कंट्री थी वो थी इटली। और इटली G7 की भी मेंबर है, जो अमेरिका के सबसे करीबी देशों में से एक है। लेकिन जैसे ही जॉर्जिया मेलोनी आई थी, उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि इटली ने गलती की है बीआरआई को ज्वाइन करके, और एक कंट्री जो G7 की मेंबर है, EU की मेंबर है, वो बीआरआई ज्वाइन कर रही है अमेरिका की दोस्त होते हुए, तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो अब इन्होंने फॉर्मली बीआरआई से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। बीआरआई शुरू किसके द्वारा किया गया था? जी जिनपिंग के द्वारा 2013 में स्टार्ट किया गया था। इसको अब लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो बीआरआई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने बीआरआई में करी है। लेकिन इटली बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि इटली इनको एक स्ट्रॉन्ग रूट देता था कि वो एक पुरानी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी अपने संबंध बेहतर करते जा रहे हैं। और प्लस इन्होंने इटली के लोगों को वीज़ा फ्री एंट्री दी थी चाइना में। एक रेयर कंट्री है यूरोप की जिसको वीज़ा फ्री एंट्री वहाँ के सिटीजन्स को मिल रही थी चाइना में। लेकिन मेलोनी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, ये देखते हुए कि ये डेट ट्रैप को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके बाद ये हुआ है कि कई देशों के कान खड़े हो गए कि भाई ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी ग्रीस में और इटली के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा था चाइना अपना यूरोप में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। लेकिन बात यह है कि इटली ऑलरेडी G7 के मेंबर है, जिसने बीआरआई को चैलेंज करने के लिए एक और प्रोजेक्ट खड़ा किया, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जिसके तहत पूरी दुनिया में वो रोड बनाना चाह रहा है, सी रूट बनाना चाह रहा है, एरियाज को कनेक्ट करना चाह रहा है। इसके खिलाफ ऑलरेडी G7 जो ग्रुप था, G7 ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड B3W से कहते हैं, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये G7 का इनिशिएटिव था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, दुनिया में ग्रीन कॉरिडोर डेवलप करेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होंगे। चाइना जब भी लोन बीआरआई के अंदर देता है, इनके वर्कर ही आके रोड बनाते हैं, और जो एग्रीमेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा ओपेक होते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, हम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड शुरू करेंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है उसने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया, EU ने भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ठीक है, ग्लोबल गेटवे, जहां उन्होंने कहा हम भाई $300 बिलियन निवेश करेंगे अगले कुछ सालों में दुनिया भर में। 300 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करेंगे ताकि दुनिया में कनेक्टिविटी बढ़े, एजुकेशन बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो ग्लोबल गेटवे और आपका जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता था, जो ये G7 का है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, और ग्लोबल गेटवे किसका है? ग्लोबल गेटवे है किसका? ग्लोबल गेटवे है EU का। तो ये लोग मिलकर काम कर रहे थे कि भाई सॉल्यूशन किया जाएगा इन चीज़ों का और कंपीट किया जाएगा चाइना के साथ। और उसमें उनमें एक इंपॉर्टेंट कंट्री जो है वो अगर बीआरआई का ही पार्ट रहेगी तो दिखाता है कि ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस प्लान को बाद में इटली ने अपने आप को इससे पीछे खींच लिया। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है, आप देख सकते हैं कि इंडिया कल को चाहे तो जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव है और जो ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव है, इसका इस्तेमाल करते हुए, फंडिंग का यूज़ करते हुए अपनी इनिशिएटिव्स को और आगे बढ़ा सकती है। जैसे इंडिया ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव किया हुआ है और बाकी इन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई हुई है, जिसको पुश इंडिया आगे कर सकता है। फिर आगे न्यूज़ अब देखते हैं। एक वार्निंग सबके लिए आई है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके तहत बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। तो जो स्टॉर्म फ्लड वगैरह इसकी गिनती बढ़ती ही जा रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ग्लोबल एफर्ट करें कि एक वार्निंग सिस्टम डेवलप हो पाए अर्थ के लिए बाय 2027 तक, जिससे कि अगर हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना पाते हैं, चाहे अर्थक्वेक या साइक्लोन की बात करें, तो हम बेहतर स्थिति में हो पाएंगे इन चीज़ों से लड़ने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया और दुनिया भर के देशों को डेवलप करने की ज़रूरत है, ये UN के द्वारा बोला गया। अब एक चीज़ और, गयाना और वेनेजुएला, इनके बीच में एक जंग सी छिड़ गई है। कहाँ पर है कंट्रीज़? मैप में देखते हैं पहले। ये रहा गयाना और ये वेनेजुएला। अब एक इलाका है गयाना और वेनेजुएला पर जहाँ पर बहुत तबाही मची हुई है, उसका नाम है एसेक्विबो। अब एसेक्विबो एक इलाका है जिसको लेकर वेनेजुएला लगातार क्लेम करता रहता है कि हमारा इलाका है। असल में है वो जो गयाना का पार्ट है भाई, वेनेजुएला ने लेकिन अब इसके ऊपर कहा कि हम इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे और ये हमारा इलाका है। तो इलाके का नाम क्या है? एसेक्विबो। गयाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, गयाना में बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं और वेनेजुएला लगातार उसके ऊपर कब्जा करने की बात कर रहा है,
एसेक्विबो रीजन के ऊपर। एसेक्विबो एक रिवर का भी नाम है, इस नाम की एक रिवर भी वहाँ बहती है। तो एसेक्विबो पे कब्जा करने की बात इसलिए की जा रही है कि ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत सारा ऑयल है और जहाँ बहुत सारा मिनरल है, गोल्ड, कॉपर, आयरन ओर वगैरह। तो लगातार वो क्लेम कर रहे हैं। अब कहानी कहाँ से आती है? कहानी ये आती है कि एसेक्विबो पहले, बहुत पहले 1800 के आसपास ये वेनेजुला का पार्ट था। फिर जब इसके ऊपर कब्जा किया गया ब्रिटेन का, तो वेनेजुला उनके हाथ आ गया। और फिर वो उन्होंने, जब गयाना आज़ाद हुआ अराउंड 1900 के आसपास, तो गयाना को एसेक्विबो दिया गया। और अभी एसेक्विबो जो है वो गयाना का 2/3 हिस्सा इसी से बनता है। और लगभग 1,25,000 लोग जो हैं उनके वहीं यहीं रहते हैं इसी रीजन में। तो इसीलिए यहाँ गयाना का लगभग इतनी बड़ा प्रोपोर्शन यहाँ रहता है। गयाना की डिपेंडेंस रीजन पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो गयाना के क्रिकेटर्स भी बहुत सारे इंडिया में आके खेलते थे और IPL वगैरह खेलते। तो गयाना का ये आधा रीजन लगभग क्लेम कर रहा है वेनेजुला। अब ये जो जंग की स्थिति है किस चीज़ को लेकर है? क्योंकि यहाँ रीजन में, एसेक्विबो में क्या है, बहुत सारा ऑयल और रिसोर्सेज है। इंडिया के लिए क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि इंडिया के लिए एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत से रिसोर्सेज हैं, जहाँ बहुत सारे इंडियन ऑरिजिन के लोग रहते हैं। और गयाना के आसपास जो कई सारी कंपनी है जो एक्सप्लोरेशन करना चाहती है, अब यहाँ पर और एक्सप्लोरेशन बढ़ाना चाहती है गयाना। और इसी को लेकर वेनेजुला का विवाद है कि वो ऐसा करने नहीं दे सकते। और अभी वेनेजुला दुनिया का सर्वाधिक सबसे बड़ा पर कैपिटा क्रूड प्रोड्यूसर है। लेकिन वेनेजुला के ऊपर क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए थे, इसीलिए वेनेजुला ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट कर नहीं पाता। लेकिन वेनेजुला जानता है कि भविष्य में अगर उन्हें और बड़ी इकोनॉमी बननी है तो उनको जहाँ भी ऑयल मिल रहा है उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो एसेक्विबो के इलाके के ऊपर वो कब्जा जमाना चाहते हैं। कहाँ है ये चीज़? तो ये रहा आपको साउथ अमेरिका में यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर ये कब्जे की कहानी है। आसपास क्या है? तो स्ट्राबोर एक ब्लॉक ऑयल एरिया है जिसको वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस होता है, इसलिए एरिया बहुत रेलेवेंट है और बहुत ज़्यादा इसके लिए तबाही मचती है इसके ऊपर कैप्चर करने के लिए। तो ये आप समझ गए एसेक्विबो कहाँ है, रिवर कहाँ पर है, किन के बीच में विवाद है? वेनेजुला और गयाना के बीच में। पहले वेनेजुला का पार्ट था 1800 के आसपास, इस पे के ऊपर कब्जा हो गया ब्रिटेन का। उसके बाद ब्रिटेन ने जब गयाना को अलग किया तो वहाँ उनको ये एरिया दे दिया गया। तो इसीलिए ये डिस्प्यूट लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि इस रीजन में अराउंड 60-70% जो है वो ऑयल से इस एरिया में ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। और वेनेजुला ने पूरा का पूरा एसेक्विबो पे कब्जा किया है। तो जब तक ये रिवर है, ये रीजन की ईस्ट में सारा इनका हिस्सा है, यानी ये रिवर जो है, इस रिवर की ईस्ट में पूरा का पूरा वेनेजुला का है, ऐसा ही क्लेम करते हैं। अब आधा ही देश मांग रहे एक तरह से गयाना से, तो गयाना तो परेशान हो जाएगा इससे, इसलिए यहाँ विवाद और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये था ये टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा और आप जो पहले क्वेश्चन हमने पूछा था उसका आंसर आपको पता लग गया हो कि क्या कैसे होते हैं। इसके बारे में डिटेल अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, ये PWOlias ऑफिशियल से, और वहाँ से आपको सारा डिटेल और डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।